जय हिंद दोस्तों, महाकाल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। आज से हम एमपीपीएससी की यूनिट 2, एमपीपीएससी प्री की यूनिट 2, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य दिया हुआ है, इससे संबंधित हम एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इन्हीं एमसीक्यू के माध्यम से हम डिटेलिंग करेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो सके। हमारे पास अभी अच्छा टाइम है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और नए-नए ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मंडला, ध्यान रखें मंडला ही है, मंडला नहीं है। मंडला, जिसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था कौन सी? विश्व पर्यटन संगठन। इस समय एक ये चीज याद हो जानी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम में शामिल किया है। किस जिले में स्थित है? इससे हमें यह याद होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम को शामिल कौन करता है? यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था होती है जो विश्व पर्यटन संगठन है। इसके हमारे ऑप्शन में रहेंगे मंडला। मंडला कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित है, धार में स्थित है, पन्ना में स्थित है या रतलाम में स्थित है? आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पन्ना जिला। तो इसके हम थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम किसे? पन्ना जिले के मंडला को स्थान मिला है। यह कब कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में एक समरकंद आयोजित समझौता हुआ था, उस सभा के दौरान ग्रामों की सूची जारी की गई। इनमें सांस्कृतिक विविधता किस आधार पर? सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के आधार पर। सांस्कृतिक विविधता व परंपराओं को संरक्षित करने में अग्रणी गांवों को चुना गया, जिसमें से मंडला ग्राम है जो कि पन्ना जिले में स्थित है। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मध्य प्रदेश में नरवर का किला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? विंध्य पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? पहले तो मैं आपको बता दूं, नरवर किला शिवपुरी में स्थित है। अब हमें ये कैसे याद करेंगे? नर और वर, नर होगा वही वर होगा, और हमारे वर कौन है? शिव भगवान जी। ऐसे याद कर लो। तो नर भी है शिव भगवान है, वर भी शिव भगवान ही होंगे। तो नरवर कहाँ? शिवपुरी में स्थित है। ये जो शिवपुरी है एक ऐतिहासिक नगरी भी रहा है। प्राचीन काल में राजा नल ने इसका बसाया था इसको। यह कच्छप घात वंश की राजधानी के रूप में भी रहा है। कच्छप राजा नल जो थे, जो नल काय के राजा थे, कच्छप वंश के राजा थे, उन्होंने इसे बनाया था। इसी के संदर्भ में नल और दमयंती की कहानी है बनी है, और यह विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? रीवा में, सीधी में, बालाघाट में या बैतूल में? हल्बा जनजाति किस जिले में निवास करती है? रीवा, सीधी, बालाघाट या बैतूल? यह हमारी बालाघाट जिले में निवास करती है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जैसे हम किसी घाट पे जाते हैं, जैसे मान लो नर्मदा के घाट पे गए, वहां पे प्रसाद बट रहा है। घाट पे अधिकतर प्रसाद हलवा का ही दिया जाता है, तो इससे हम याद रखेंगे घाट से हलवा। तो बालाघाट में हलवा मिलता है, फिर घाट पे हलवा मिलता है।
तो बालाघाट में हल्बा जनजाति है। हल्बा जनजाति मुख्यतः अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो बालाघाट के अलावा मंडला में भी देखी जाती है, डिंडोरी में भी देखी जाती है तथा कुछ छिंदवाड़ा में भी देखी जाती है। ब्रिटिश कालीन एक इतिहासकार थे आर.वी. रसेल और राय बहादुर हीरालाल के अनुसार हल्बा जनजाति का जो मूल स्थान है, मूल स्थान कहाँ पर है? यह रायपुर जिले के दक्षिण भाग में उड़ीसा राज्य में स्थित है। हल्बा जो हल्बा जनजाति के लोग हैं हल्बी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा यह जो कि हल्बी भाषा किससे मराठी और उड़िया की भाषा का मिश्रित रूप है। वे मेली मोती, गुसाई पुसाई, बुढ़ादेव, कंदरदेव अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस शासक को मध्य भारत का नेपोलियन का के रूप में जाना जाता है? वीर कुंवर सिंह, यशवंतराव होलकर, ठाकुर कुंदन सिंह या राजा मानसिंह तोमर। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। मध्य भारत का नेपोलियन पूछा है। किसे कहा जाता है मध्य भारत का नेपोलियन? नेपोलियन जो थे फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे। इससे समुद्रगुप्त ने भी नेपोलियन की उपाधि धारण की थी, लेकिन यहाँ पर मध्य भारत का पूछा गया है तो आप बताइएगा। यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। यह एकमात्र ऐसा शासक था जो अंग्रेजों से हर हाल में बिना शर्त समझौते के करने को तैयार थे। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सभी राजाओं से समझौते करते थे, हमें यह दे दो, बदले में आपको हम सुरक्षा देंगे, ये देंगे। लेकिन अंग्रेज मात्र जो यशवंतराव होलकर थे उनसे डरते थे, उनसे बिना शर्त समझौता करने को तैयार थे, बिना कोई शर्त रखे हुए। यशवंतराव होलकर के बारे में देख लेते। यशवंतराव होलकर जो थे तुकोजी के पुत्र थे, तुकोजीराव होलकर के पुत्र थे। ये उद्दंड भी थे और बड़े साहसी भी थे। राजपुर घाट की संधि इन्होंने की थी 1805 में अंग्रेजों के साथ। इन्होंने बुंदेलखंड और चंबल नदी उत्तर में अपने बुंदेलखंड तथा चंबल नदी को अंग्रेजों को दिया था, खोया था और इन्होंने अपना जो पहला जो खोया हुआ राज्य था इन्हें वापस दिया। फिर इसके अलावा संधि के अनुसार अंग्रेजों ने उनसे वादा किया था कि मालवा और मेवाड़ में उनकी संपत्ति पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अपनी बहादुरी के लिए यशवंतराव इतने बहादुर थे कि इनको मुगल सम्राट शाह आलम ने, किसने? मुगल सम्राट शाह आलम ने। इस समय यह भी याद रखना चाहिए यशवंतराव होलकर के समय कौन? शाह आलम इनके समकालीन शासक थे। तो इन्हें महाराजा धीराज, राजराजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका आंसर है हमारा यशवंतराव होलकर। अगला हमारा क्वेश्चन है गिरजा कुमार माथुर थे, कवि थे, नाटककार थे, गीतकार थे या उपरोक्त सभी थे? तो जो गिरजा कुमार माथुर है वो कौन थे? कवि, नाटककार, गीतकार, ये सभी? ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गिरजा कुमार माथुर जो थे एक कवि भी थे, नाटककार भी थे, गीतकार भी थे। इनका जो हम गीत देखने को मिलता होगा जो हम गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, यह इसके लेखक कौन है? गिरजा कुमार माथुर है। गिरजा कुमार माथुर का जन्म, अब थोड़ा सा हम गिरजा कुमार माथुर के बारे में देख लेते। इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1999 को। 1991 में कविता संग्रह, जिनका कवि के रूप में इन्होंने कविता संग्रह की थी, कवि मैं वक्त के हूँ सामने। इनकी कविता कौन सी थी? मैं वक्त के हूँ सामने,
ये इनकी कविता थी। अभी हमने इसका गीत देखे थे। गीत कौन से थे? हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब इनका गीत था। तथा ये जो मैं वक्त को हूँ सामने के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसके अलावा 1993 में इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। 1993 में कौन सा व्यास सम्मान भी इन्हें मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की महिलाओं के द्वारा घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं की भित्ति अलंकरण किया जाता है, जो क्या कहलाती है? जो गोंड महिलाएं हैं घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं की भित्ति चित्र अलंकृत किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? नोहडोरा, गोदना, नोहडोरा, गोदना, पिथोरा या कोहबर। क्या कहा जाता है जो गोंड जनजाति की महिला घर की मिट्टी की उभरी रेखाओं पर भित्ति चित्र का अलंकार करती है, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहेंगे नोहडोरा। अब नोहडोरा को गोंड जनजाति से कैसे याद करेंगे? अब इसमें देखिए, गोंड में ड आ रहा है, ना डोरा में भी ड आ रहा है, तो अधिकतर ड और ड सेम आए तो गोंड जनजाति है। 70% बात है, पूरे 100% नहीं। अगर 70% चीजें ऐसी होती है जिसमें ड आता है तो वो गोंड जनजाति से संबंधित है। अब हम इनके बारे में देख लेते। जो नोहडोरा एक चित्रकला है का मूल प्रस्थान है, जहाँ गोंडी चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। गोदना मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शरीर पर बनाया जाता है। गोंड जनजाति दोहरा जटगोदना का प्रचलन है। गोंड जनजाति में कौन सा? दोहरा जटगोदना। पिथोरा जो है भीलों का भित्ति चित्र है। इस पे घोड़े का चित्रांकन किया जाता है। पेमा फात्या इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कोहबर बघेलखंड के प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। कहाँ के कोहबर? कहाँ के? बघेलखंड के प्रसिद्ध भित्ति चित्र है जो विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। बघेलखंड के हैं, विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। नोहडोरा चित्र है जो कि गोंड जनजाति बनाती है। गोदना दोहरा है। पिथोरा भीली चित्र है तथा कोहबर बघेलखंड में विवाह के समय बनाए जाते हैं। इसका आंसर है नोहडोरा। मध्य प्रदेश में 11 जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है। निम्न में से किस जिले में यह स्थापित नहीं है? ऐसा कौन सा जिला जिसमें से अभिकरण स्थापित नहीं है? शिवपुरी में नहीं है, उमरिया में नहीं है, झाबुआ में नहीं है या फिर श्योपुर में नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा झाबुआ में जनजाति विकास अभिकरण नहीं है। यह 11 क्षेत्रों में कौन कौन से, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। SSU, ठीक है, जो कि शिवपुरी, उमरिया और श्योपुर में है। इनमें तीनों में तो है। इसके अलावा 11 अभिकरण है जो कि 15 जिलों में स्थित है। अब 15 जिले को हम देखेंगे। पहला है SSGG, दूसरा है बदमाश की जगह हम इसको लिख लेते हैं बदमूस, और तीसरा तो तामिया छिंदवाड़ा में स्थित है। अब देखिए SSGG, जीजी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर बोलते हैं। तो सिस्टर जीजी। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? एस से हो जाएगा हमारा श्योपुर, मुरैना, भिंड, और दूसरे एस से हो जाएगा हमारा शिवपुरी। एक जी से हो जाएगा हमारा
ग्वालियर दतिया, तथा दूसरे जी से हो जाएगा हमारा गुना अशोकनगर। ठीक है, ये सहरिया, ये जो है सहरिया के विकास अभिकरण है। सहरिया के विकास अभिकरण कौन से? SSGG, सिस्टर जीजी। एस से हो गया श्योपुर, भिंड मुरैना, क्योंकि हम अगर मध्य प्रदेश में देखें SSGG, अगर हम पढ़ते हैं तो भी भिंड मुरैना श्योपुर पढ़ते हैं, भिंड मुरैना श्योपुर। तो पहला जो एश है इसमें भिंड मुरैना श्योपुर आ जाएगा। फिर हम ग्वालियर दतिया पढ़ते हैं GD, तो ग्वालियर दतिया। फिर गुना अशोकनगर को हम एक साथ पढ़ते हैं, तो ये GM में गुना अशोकनगर हो जाएगा। फिर बचा एक अकेला बचा हमारा शिवपुरी, ये शिवपुरी। ये किसके लिए? सहरिया जनजाति के लिए है। फिर अगला देखा था हमने बदमूस, बदमूस यह बेगा जनजाति के लिए अभिकरण है, जो कि कहाँ कहाँ स्थित है? बी से जाएगा बैहर बालाघाट, ए से जाएगा हमारा अनूपपुर, डी से आ जाएगा हमारा डिंडोरी, एम से हमारा आ जाएगा मंडला, यू से हो जाएगा हमारा उमरिया, और ये जो ए से हो जाएगा शहडोल। ठीक है, बी से क्या हुआ? बालाघाट, ए से अनूपपुर, डी से डिंडोरी, एम से मंडला, यू से उमरिया, एस से शहडोल, और एक आखिरी का है हमारा तामिया छिंदवाड़ा, जो कि भारिया जनजाति के लिए अभिकरण है। तो 11 जिलों में 11 अभिकरण कितने? 15 जिलों में स्थित है। सिस्टर सिस्टर जीजी जीजी, बदमूस और टी। इसका आंसर है हमारा झाबुआ। झाबुआ में कोई भी विकास अभिकरण नहीं है, यह इसमें भील जनजाति रहती है, देखने को हमें मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मालवा में जो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना, मालवा में जो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के पश्चात वहां की स्थापत्य कला का प्रारंभ किसके निर्माण के बाद से माना जाता है? मतलब ऐसी कौन सी वो वस्तु या फिर महल मस्जिद बनाया गया था या किला बनाया गया था जिसके बाद से स्थापत्य कला का प्रारंभ माना जाता है? धार के किले के बाद में, जामा मस्जिद के बाद में, लाट मस्जिद के बाद में, या फिर मालिक मंगेश की बाद में? तो इसका आंसर होगा हमारा धार का किला। मालवा की जो स्थापत्य कला का प्रारंभ है धार के किले के और मांडू भवन से होता है। किससे? धार के किले से, और इसके साथ एक मांडू भवन से होता है। इसका निर्माण जो मोहम्मद तुगलक थे, इसका प्रथम निर्माण धार के किले का किसने? मोहम्मद तुगलक ने 1325 ईस्वी में करवाया था। 1325 से स्टार्ट कर रहा था और 1340 तक इन्होंने करवाया था। और इसी के साथ हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक भवनों में चार मस्जिदें प्रमुख थी जिनका निर्माण 1400 में हुआ था। 4 मस्जिद का निर्माण कहाँ? 1400 में। अब देखो, धार का किला किससे संबंधित है? MT से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक से 1325 में। ठीक है, फिर उसके अलावा हम देखते हैं मलिक मुकेश मस्जिद की, ये जो है मालिक, दिख नहीं रहा होगा, मालिक मंगेश की मस्जिद, यह भी कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। लाट मस्जिद कहाँ स्थित है? हमारी धार में स्थित है। जामा मस्जिद, कमाल मौला मस्जिद और लाट मस्जिद दोनों धार में स्थित है।
ठीक है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर है धार का किला। 9वां हमारा क्वेश्चन है, बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया था? महेश कटारे ने, जनरल टेलर ने, कामता प्रसाद गुरु ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? जो बुंदेली भाषा का नामकरण है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। यह जो बुंदेली भाषा है वो शोरसेनी का अपभ्रंश है, देखा जाता है, मानी जाती है। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, पश्चिम हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका एक अन्य नाम बुंदेलखंडी बोली भी बोलते हैं। महेश कटारे जो थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो शब्द दिया था, लेकिन महेश कटारे बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था। महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था। उसके अलावा हम इसके बारे में देखते हैं तो मध्य प्रदेश की अन्य बोलियों की तुलना में बुंदेलियों का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है। सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई सी बोली बोली जाती है तो वह ये बुंदेली बोली। ठीक है। इसके अलावा हम इसके बारे में और जानकारी देखें तो बुंदेली के कुछ मिश्रित रूप भी है, जैसे हमीरपुर की कुंडारी, जालौन में निभट्टा, ग्वालियर, आगरी, इटावा में भदावरी, जगनिक केशव, पद्माकर लाल, कवि गंगाधर व्यास और ईसुरी जैसे श्रेष्ठ कवि बुंदेली को समृद्धि प्रदान करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार कौन? माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करें। माखनलाल जी ने प्रभा और कर्मवीर समाचार पत्रों का संपादन किया। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था, या फिर उपरोक्त सभी? जो माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में सत्य का चुनाव करो। जब तक हम इनके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक प्राप्त कवि भी थे। यह एक कवि थे, लेखक थे, पत्रकार भी थे, जिनकी रचना अत्यंत लोकप्रिय हुई। प्रभा और कर्मवीर जैसे पत्रों का संपादन किया। इनके कौन थे? प्रभा और कर्मवीर समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग भी लिया था। इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था। अर्थात हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इन्होंने इसके साथ साथ सविनय के साथ साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत सरकार द्वारा 1963 में इन्हें किससे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब इनकी हम कुछ रचना है वो देख लेते हैं और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी। पहला हम इनकी देखते हैं गद्य रचना है। गद्य रचना में हो जाएगी कृष्णा, अर्जुन युद्ध, दूसरी साहित्य के देवता, साहित्य के देवता, तीसरी समय के पांव, समय के पांव, तो चौथी अमीर इरादे गरीब इरादे। देखो, कृष्ण भगवान के पास साहित्य का पूरा ज्ञान था, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध के समय साहित्य का ज्ञान बताया था, समय के बारे में ज्ञान बताया था, तथा उन्होंने यह बताया था कि अमीर इरादे हो सकते हैं, गरीब इरादे हो सकते हैं, लेकिन इंसान सभी एक है। तो इससे हम पूरा कनेक्ट कर लेंगे। कृष्ण अर्जुन युद्ध कृष्ण और अर्जुन के युद्ध के समय, या फिर महाभारत का हम युद्ध याद करते हैं तो महाभारत का युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को साहित्य की शिक्षा दी थी, जिसे हम समय के हिसाब से देखते हैं, और यह अमीर गरीबी के भेदभाव को भी नहीं मानते हैं। तो ये हो गई इनकी गद्य रचनाएं। अब इनकी पद्य रचनाएं तो सभी को लगभग याद है।
इनकी पद्य रचनाओं में हम देखते हैं तो हिम तरंगिनी, 3 तो हिम आ जाएगी, हिम तरंगिनी, हिम गिरिटनी। फिर चौथा है हमारा युग चरण, समर्पण, समर्पण। उसके अलावा मरण ज्वार, माता, वेणु, लोगुंजे धरा, बिजुरी काजल, आज रही। ये इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित कुछ तथ्य देखे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की, और हम ऐसे ही एमसीक्यू में थोड़ी थोड़ी डिटेल करके सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।